नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं और भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा को छूते हैं, टच करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हैं और 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। तो उन राज्यों का मैंने नाम भी बताया था। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे आइलैंड्स के बारे में। भारत के निचले क्षेत्र की तरफ चलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है, तो याद रखेंगे भारत एक प्रायद्वीप है। लेकिन भारत का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। देखिए, एक होता है द्वीप। द्वीप वो क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। ये क्षेत्र चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाएगा। और प्रायद्वीप किससे कहा जाता है? प्रायद्वीप पेनिनसुला बोलते हैं। तो अगर मान लो ये एरिया है और ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, इधर से और इधर से, कोई भी 3 जगह से घिरा हुआ हो, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये प्रायद्वीप है, उसके बाद ये आपका द्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद एक होता है गल्फ, इसका मतलब होता है खाड़ी। तो देखिए, खाड़ी किसको बोलते हैं? खाड़ी ठीक पेनिनसुला का उल्टा हो जाता है। मतलब कहने का है कि वो क्षेत्र जो 3 तरह से, मतलब वो जलीय क्षेत्र जो 3 तरह से स्थल से घिरा हुआ हो, उसे कहा जाता है गल्फ। लेकिन यही गल्फ अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो इसे कहा जाता है खाड़ी। मतलब इसे बोलते हैं बे। तो देखिए, बस हिंदी में कोई अंतर नहीं है, इंग्लिश में ही कुछ अंतर आ जाता है। कहीं इसे गल्फ बोला जाता है और कहीं बे बोला जाता है। जैसे बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा होता है, गल्फ ऑफ मन्नार छोटा होता है। तो इसे याद रखना है। आगे देखते हैं। भारत के निचले क्षेत्र की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, ये भारत के दक्षिण भारत का क्षेत्र है। मतलब कहने क्या है कि ये इंडियन पेनिनसुला का जो क्षेत्र है, एरिया है, इसे बोला जाता है भारतीय प्रायद्वीप। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जल से लगा हुआ है। ये एरिया पूरा जल से लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ मैंने बताया था कि ये गुजरात का क्षेत्र है। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जल का क्षेत्र है और ये 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो इसे क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, या इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। याद रखना है। अच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पड़ता है सूरत और ये भावनगर। तो ये पूछा जाता है कि गल्फ ऑफ मन्नार किन 2 जगहों के बीच में स्थित है? तो याद रखेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी सूरत एवं भावनगर के बीच स्थित है। VVI है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मन्नार की खाड़ी किन 2 जगहों के बीच में स्थित है? तो आपका आंसर होगा सूरत एवं भावनगर के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र है? अरब सागर का क्षेत्र है। मतलब ये अरबियन सी है। और ये जो एरिया देख रहे हैं, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी याद रखना है। मैं जितना भी बातें बता रहा हूं, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद ही रखना है। तो देखिए, अरब सागर में यहाँ पर केरल के नज़दीक में, ये हमारा केरल स्टेट है, केरल राज्य है। केरल के नज़दीक में एक द्वीप है, छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर आइलैंड्स मिलेंगे आपको। एक यहाँ पर आइलैंड है। अब देखिए, ये पूरा लक्षद्वीप समूह है।
लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या मतलब कितने द्वीप हैं, तो टोटल याद रखेंगे 36 द्वीप हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 से याद रखना है। अच्छा, उसके बाद इस क्षेत्र में चलते हैं, तो इस एरिया में आपको मिलेगा बहुत सारा इस तरीके का आइलैंड्स, बहुत सारा द्वीप मिलेगा। इस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, इसका नाम है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, और नीचे का एरिया है कार निकोबार, और यह है ग्रेट निकोबार। अब देखिए, ये अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, मतलब इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 204 द्वीप। और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, 204। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब चलिए बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के बारे में पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी अंडमान, बारी बारी से देखिए, 204 द्वीप है इसमें। अंडमान निकोबार में कुल 204 द्वीप है, लेकिन एग्जाम के लिए सारे द्वीपों को पढ़ना जरूरी नहीं है। कुछ ही द्वीप ऐसे हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि जो सबसे ऊपर में दिख रहा है उत्तर में, तो ये उत्तरी अंडमान, मतलब कहने का है कि अंडमान और निकोबार अलग अलग है। देख लीजिए, यहां तक मैं अंडमान लिखा हूं, बाकी के 2 निकोबार लिखा हूं। तो अंडमान और निकोबार अलग अलग है, लेकिन उन्हें एक ही में कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब पूछ देगा कि सबसे दक्षिण में कौन है, तो ग्रेट निकोबार है। सबसे उत्तर में कौन है, तो उत्तरी अंडमान है। द्वीपों के बारे में अगर पूछा गया तो बारी बारी से इन सभी द्वीपों के बारे में देख लेते हैं। पहला, उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। देखिए दोस्तों, नॉर्थ अंडमान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक तो भारत का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है, या अंडमान निकोबार का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है, और यहां अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक पाई जाती है। याद रखिएगा, यहीं पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक पाई जाती है। याद रखेंगे, उत्तरी अंडमान पे ही पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे याद रखना है, VVI है ये। अगर आपसे पूछ देगा कभी कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, तो आपको आंसर देना होगा सैंडल पीक। उसके बाद आते हैं मध्य अंडमान में। देखिए दोस्तों, मध्य अंडमान ये पूरे अंडमान निकोबार में से सबसे बड़ा है। इसका आकार देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है, इसे ध्यान में रखना है। अगर पूछेगा कि इन सारे द्वीपों में, अंडमान निकोबार के द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आंसर देना होगा आपको मध्य अंडमान। याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पे दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान। दक्षिणी अंडमान VVI है, इसे याद ही रखेंगे आप। देखिए, दक्षिणी अंडमान पर राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस पेपर बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आंसर देना होगा दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान पर है। अच्छा, ये साउथ अंडमान पर है, यहीं पर सेलुलर जेल भी स्थित है। याद रखिएगा, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं यहां पर एक
गैप है, मतलब यहाँ पर आने जाने का रास्ता बना हुआ है, इसको पास कहा जाता है और इसका नाम है डंकन पास। डंकन पास। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं डंकन पास, ये कौन कौन से दो आइलैंड के बीच में है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। मतलब कि आप याद रखेंगे इसे कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे आप देख रहे हैं लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार, इनके बीच में जो गैप आप देख रहे हैं इसका भी नाम दिया गया है और इसका नाम है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तुरंत मैं बताऊंगा कि डिग्री होता क्या है, मतलब डिग्री चैनल होता क्या है, आखिर ये क्या है। देखिए एक रास्ता है, ये सकरा रास्ता होता है, तो अभी रास्ता ही जानिए, मैं आगे बता दूंगा इसे। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो गैप है ये 10 डिग्री चैनल है और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, नहीं तो आप बता सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। इसी के लिए ये दोनों आइलैंड फेमस है। अगला है ग्रेट निकोबार। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रेट निकोबार आप आइलैंड देख रहे हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप जो देख रहे हैं, ये भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, दक्षिण में स्थित है और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट, इसे याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। अच्छा, अगर कभी प्रश्न पूछ दिया गया कि इंदिरा पॉइंट जो है इसका पुराना नाम क्या है, तो आपको आंसर बताना होगा पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। अच्छा, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए इस अंडमान निकोबार में ही दो आइलैंड है। एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकोंडम। ये इन दोनों का नाम याद रखिएगा, एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकोंडम। ये दोनों ज्वालामुखीय द्वीप है, ये दोनों ज्वालामुखीय द्वीप है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी द्वीप पूछा जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत में ज्वालामुखीय द्वीप कौन कौन सा है? तो बैरन और नारकोंडम, जिसमें से बैरन जो है वो सक्रिय है, बैरन जो है वो सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है, यहाँ से हमेशा लावा निकलते रहता है अभी भी। और नारकोंडम जो है वो सुषुप्त है। सुषुप्त कहने का मतलब कि एक बार लावा इसका, मतलब एक बार इसमें विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर कभी संभावना है कि इसमें विस्फोट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चैनल क्या होता है। चैनल देखिए, जैसे दो आइलैंड है, यहाँ है, तो इस क्षेत्र में जाने के लिए यहाँ से जो रास्ता गुजरेगा उसी को क्या कहा जाता है? चैनल कहा जाता है। दो आइलैंड या दो जगहों के बीच से जो रास्ता, नैरो मार्ग जो गुजरता है, उसको क्या कहा जाता है? चैनल कहा जाता है, याद रखना है। अब देखिए, अब सबसे दक्षिण में पड़ता है ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार, और यहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांटती है रेखा, उसका नाम है इक्वेटर विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है, इसे याद रखना है। विषुवत रेखा से ग्रेट निकोबार की दूरी यानी इंदिरा पॉइंट की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। ये VVI है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस तरफ, हम आते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। देखिए
अच्छा, एक बात और याद रखेंगे अंडमान निकोबार में कि सैम्पेन और जारावा, सैम्पेन और जारवा, सैम्पेन और जारवा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है, याद रखना है। आगे आते हैं इधर लक्षद्वीप समूह में। देखिए लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। और इन 36 द्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? मिनिकॉय। देख लीजिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय। तो याद रखेंगे मिनिकॉय सबसे बड़ा है। उसके बाद लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहीं नोट कर लेंगे आप, ऊंची चोटी है अंड्रेट। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अंड्रेट, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां से भी, ये एक देश है यहां पर, छोटा सा देश है जिसका नाम है मालदीव। इस देश का नाम है मालदीव। तो देखिए यहां से जो रास्ता गुजरता है, यहां से, इसका नाम दिया गया है 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री? 8 डिग्री। और यहां से जो रास्ता गुजरता है इसका नाम दिया गया है 9 डिग्री चैनल। और मैंने यहां पे बताया था 10 डिग्री चैनल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल, वो किन दो स्थानों के बीच में है, तो देख लीजिए आप, याद भी रखेंगे। देखना क्या है, 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। देखिए यहाँ पर पड़ता है, ये मालदीव का एरिया है और ये मिनिकॉय है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय है, तो इसके बीच में कितना है? 9 डिग्री चैनल है। तो इसे याद रखेंगे। अब थोड़ा आगे मैं दिखा देता हूं कि ये 8 डिग्री 9 डिग्री कैसे रखा गया। 8 डिग्री 9 डिग्री कैसे रखा गया, देखिए एक बार थोड़ा इसे ध्यान से देख लीजिए कि ये क्यों नाम रखा गया 8 डिग्री, 15 डिग्री क्यों नहीं रखा गया, 20 डिग्री क्यों नहीं रखा गया। देखिए अगर ये पृथ्वी है, थोड़ा मैं गोला बना दे रहा हूं अच्छे से, ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो लाइन गुजरती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसके पैरेलल में भी बहुत सारी लाइनें हैं इस तरीके से, और ऊपर से जो रेखा आती है उसको बोलते हैं देशांतर। तो ये भी लाइनें इस तरीके से हैं। अब देखिए, अब इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और उसे बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। बीच में पड़ता है विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। अभी मैं समझा रहा हूं कि चैनल क्या होता है, 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो बीच में जो रेखा है, इसके ऊपर को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे, यहां पर इंडिया पड़ता है, हमारा इंडिया यहां है, हमारा इंडिया यहां है। अब बताइए कि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कि साउथ हेमिस्फीयर में। तो ध्यान से देखिए, इसे आपको पता चलेगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये पड़ता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। इसी से पता चलता है कि भारत का ऊपर का हिस्सा उत्तर में होगा और नीचे का हिस्सा कहाँ होगा? दक्षिण में होगा। तो ये पूरब का हिस्सा है और ये पश्चिम का हिस्सा है। तो एग्जैक्टली अगर पूछा जाए कि भारत कहाँ है, तो देखिए
अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो इंडिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब मुझे बताइए कि भारत कहाँ है। तो हमेशा बताएंगे भारत उत्तर पूर्व दिशा में है, याद रखिएगा। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में है, मतलब उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। और ऐसे जनरली पूछ दिया तो उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए यहां से आप जैसे नीचे बढ़ेंगे तो ये लाइनें बहुत सारी मिलेगी आपको, बहुत सारी लाइनें मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहां पर इंडिया है, मान लेते हैं ये इंडिया है, तो ये लाइनें इंडिया से भी होके गई है इस तरीके से। जो रेखा आप ये देख रहे हैं, ये रेखा इस तरीके से, जिसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, ये मैं अक्षांश रेखा आगे पढ़ाऊंगा। तो देखिए जीरो से, ये 0 डिग्री है, तो 0 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करेंगे। तो जो 8 डिग्री वाली लाइन है वो वही है जो मैंने बताया था यहाँ पर कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। जो 9 डिग्री है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। जो 10 डिग्री है वो गुजरती है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो समझ गए होंगे कि चैनल 8 डिग्री क्यों रखा गया, 9 डिग्री क्यों रखा गया, 10 डिग्री क्यों रखा गया, क्योंकि ये लाइनें जो होती है ये हर डिग्री पर खींची गई होती है। इसीलिए जो लाइन जहां से गुजरती है उसका वही नाम रखा गया है यहां पर। अब देखिए, अब एक दो बातें पर और ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहां पर देखेंगे कि ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखेंगे यहां बोली जाती है मलयालम। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, क्योंकि केरल के बहुत ही नज़दीक पाया जाता है ये। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है और ये केरल के नज़दीक में पाया जाता है। केरल के ही लोग यहाँ पर नारियल का बिजनेस करते हैं, मछली पकड़ते हैं यहाँ पर, तो याद रखेंगे। अच्छा, भारत में सबसे पहले मानसून यहीं पर पहुंचती है, उसके बाद हमारे राज्य केरल में पहुंचती है। यहाँ पर एक देश मैंने बताया था अभी हाल ही में, मालदीव। तो जो मालदीव है वहां पर एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है महल भाषा। याद रखिएगा, महल भाषा कहाँ बोली जाती है? मालदीव में बोली जाती है। और मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में, सॉरी वहाँ लक्षद्वीप में, केरल में भी बोली जाती है। भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। तो भारत का सबसे छोटा शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। याद रखिएगा, ये भारत में सबसे शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप ही है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इतनी बातें अगर आप जानते हैं आइलैंड्स के बारे में तो आप अच्छे जानकार हैं। अब चलिए और भी मैं कुछ आइलैंड्स के बारे में बता देता हूं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इन आइलैंड्स के अलावा और यहां पर देख लीजिए, देखिए जैसे ये क्षेत्र कौन से स्टेट का है? ये तो ये है गुजरात, गुजरात का है। तो गुजरात में यहां पर एक आइलैंड्स पाया जाता है जिसका नाम है आलिया बेट। आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट। तो आलिया बेट आइलैंड कहाँ है? तो आंसर लगाएंगे गुजरात में, याद रखेंगे। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर पड़ता है दीव और यहां पे दमन, मतलब दमन और दीव यहां पर पड़ते हैं, याद रखिएगा दमन दीव। तो दमन दीव भी कहां पड़ते हैं? अरब सागर में ही पड़ते हैं। दमन दीव कहां पड़ते हैं दोस्तों? अरब सागर में पड़ते हैं। यहां पर पड़ता है मुंबई। मुंबई भी एक आइलैंड पर बसा हुआ है। मुंबई भी कहां बसा है दोस्तों? एक आइलैंड पर बसा हुआ है। 7 छोटे छोटे द्वीपों को मिलकर बना हुआ है, इसीलिए 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा।
अच्छा, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, अब ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन सा आइलैंड है वो, एक बार उसे देख लीजिएगा, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। आगे देखेंगे, अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहां पर केरल में एक पड़ेगा आपका वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, देखिए वेलिंगटन द्वीप बड़ा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसी पर भारत का सबसे छोटा NH है, जिसका नाम है NH47। NH47 याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, केरल में पड़ता है, और यहीं पर NH47 भारत का सबसे छोटा NH है जो स्थित है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पड़ता है श्रीलंका। ये श्रीलंका है। तो देखिए श्रीलंका के उत्तर में और ये दक्षिण में, मतलब कहने का है कि इस वाले एरिया को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, और उस क्षेत्र को कहा जाता है पाक की खाड़ी। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका। देख लीजिए, इस वाले एरिया को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, और इस वाले एरिया को कहा जाता है गल्फ ऑफ पाक। तो ये दोनों याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ पाक। अच्छा, यहां पर एक आइलैंड पड़ता है, यहां पर ये है सॉरी, ये है आपका, जिसका नाम है पंबन द्वीप। ये पंबन द्वीप है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि पंबन द्वीप कहाँ है, तो आंसर बताना होगा मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। और यहाँ पर पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, याद रखिएगा, रामेश्वरम स्थित है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहां पर आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप। तो देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला है, यहां पर बढ़ेंगे आगे तो यहां पर मिलेगा आपको उड़ीसा। ओडिशा में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। अब देखिए व्हीलर द्वीप क्यों फेमस है? क्योंकि अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है कलाम द्वीप। तो ये VVI है, इसे याद रखना है। पूछ सकता है कि हाल ही में किस द्वीप का नाम चेंज किया गया है, तो नाम चेंज किया गया किसका? व्हीलर द्वीप का, और इसका नाम रख दिया गया है कलाम द्वीप। कहाँ पड़ता है ये? ओडिशा में पड़ता है, याद रखिएगा, ओडिशा में पड़ता है। चांदीपुर मिसाइल सेंटर यहीं स्थित है, याद रखेंगे, व्हीलर द्वीप पर ही चांदीपुर मिसाइल सेंटर स्थित है। मिसाइल सेंटर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। व्हीलर द्वीप पर ही चांदीपुर मिसाइल सेंटर, मतलब कहने का है कि मिसाइल का जो टेस्टिंग होता है वो यहीं से होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पड़ता है बंगाल। तो यहां पर एक आइलैंड है, उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में विवाद चलता रहता है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चलता है, जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, इसे याद रखेंगे, न्यू मूर द्वीप इसका नाम है। ये एक बार क्या हुआ था कि एक बार सुनामी आई थी 2004 में, जिसमें ये डूब गया था, लेकिन फिर से ये बनने लगा है। तो हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच इसको लेकर के विवाद चलते रहता है, तो इसे याद रखना है। तो ये छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स है
जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, मुंबई का याद आ गया, एक बार देख लीजिएगा। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है, इसे याद ही कर जाना है। आगे देखते हैं। अब देखिए भारत का लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। तो भारत का अवस्थिति अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध, लेकिन एग्जैक्टली पूछा जाए तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। याद रखेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो कहाँ है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है। तो देखिए लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार यह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसे याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद ये VVI है। उसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का देशांतरीय विस्तार, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए ये बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, अभी के लिए आप इसे रट जाइए। मैं अभी 1 मिनट में अभी आपको बता रहा हूं कि होता क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। अब देखिए मैं इसे बता रहा हूं कि होता क्या है। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर विषुवत रेखा। इसके पैरेलल में बहुत सारी लाइनें खींची गई है। ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा कौन सी है? देशांतर। तो ये बहुत सारी लाइनें आकर के मिलती है। अब देखिए हमारा जो भारत है वो यहां पड़ता है, ये हमारा इंडिया है। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। ऊपर से जो रेखा आ रही है ये 0 डिग्री देशांतर है और ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर। तो हम कहीं भी जाएंगे, अगर 0 से मैं चलना शुरू करता हूं यहां से, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री। यहां से फिर शुरू करते हैं तो यहां आएंगे तो 180, फिर यहां से शुरू करते हैं तो 270, फिर यहां जाएंगे तो 360। मतलब कहने का है कि अगर मैं इन रेखाओं को देखता हूं तो ये कौन सी रेखा है? तो ये अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। तो देखिए ये अगर हमारा भारत है,
अगर ये हमारा इंडिया है तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इंडिया से भी गई होगी, इस तरीके से भारत से भी होके गई होगी, बहुत सारी रेखा गई होगी। तो देखिए अब अगर हम जीरो से शुरू करते हैं ऊपर की ओर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएंगे। तो मान लो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8 डिग्री वाली लाइन है 8 डिग्री वो इंडिया में टच कर जाती है, और 37 वाली जो लाइन है वो बाहर निकल जाती है। तो यही मैंने लिखवाया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। मतलब यहाँ इस तरीके से लेकर उस तरीके का जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अच्छा, अब देखिए, अब भारत का देशांतरीय विस्तार, तो जो ऊपर से नीचे रेखा आई है उसे देशांतरीय रेखा कहा जाता है। तो देशांतरीय रेखा भी यहाँ से शुरू करेंगे जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएंगे। तो भारत से भी बहुत सारी ये लाइनें गुजरी होगी। ये अब देखिए 68 वाली जो लाइन है, 68 वाली लाइन ये इंडिया में टच कर जाती है, और 97 वाली जो लाइन है वो बाहर निकल जाती है। तो भारत इस तरीके से 8 डिग्री 37 डिग्री तक है, और ऐसे 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है, 68 to 97 याद रखना है। आई होप इतनी बातें आपको जरूर समझ में आ गई होगी। तो वो याद रखिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टोटल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल एरिया ऑफ इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसे याद रखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है ये पूरे विश्व का कितना है? 2.42% है। इसे याद रखना है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, यह पूरे विश्व का कितना है? 2.42% है। अब देखा जाए कि भारत का स्थान विश्व में एरिया के हिसाब से कितना है, मतलब एरिया के हिसाब से कौन सा है? तो 7वां है। तो देखिए 7वां भारत है, तो भारत के पहले भी 6 देश बड़े होंगे। भारत का स्थान एरिया के हिसाब से पूरे विश्व में कौन सा आता है? 7वां। तो देख लेंगे एक बार कि पहला जो आता है, पहले स्थान पर पहला जो देश आता है, कम से कम 4-5 देशों का नाम याद रखिए। तो पहला जो देश है वो होता है रसिया, रूस। पहला रसिया है। दूसरा देश कौन सा है? दूसरा है कनाडा। एरिया के हिसाब से दूसरा कनाडा याद रखेंगे। तीसरा है चाइना। देखिए कहीं कहीं नेट पे सर्च करेंगे आप तो अमेरिका देगा तीसरा, कहीं कहीं अमेरिका चौथा देगा। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि तिब्बत वाले क्षेत्र को जब हटा दिया जाता है तो चाइना क्या होता है कि चौथे स्थान पर आ जाता है, लेकिन चाइना का पूरा कंट्रोल तिब्बत पर है, इसलिए वो तीसरा स्थान है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से। चौथा है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे ही पांचवा ब्राजील है। छठा ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां तो कौन सा है? इंडिया है।
तो बस ऐसे ही 4 देश का भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। 1 2 3 4 देशों का नाम याद रखिए। पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो देखिए याद रखेंगे 121 करोड़। ये आपको कभी भी 2011 और 2021 में अगर जनगणना होती है तो 2021 के जनगणना के पहले जितना भी एग्जाम होगा उसमें 2011 का ही डाटा पूछा जाएगा। तो 2011 के अनुसार मैं बता रहा हूं कि 2011 के डाटा के अनुसार, सेंसस के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। और ये जनसंख्या, ये जो हमारे देश की जनसंख्या है, ये पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये वीवीआई है, इसे रट जाना है कि जो ये जनसंख्या आप दिखा रहे हैं 121 करोड़, ये पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5% है। याद रखेंगे। तो आखिर इसमें भारत का रैंक कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो देखिए जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो रैंक है पूरे विश्व में वो दूसरा है। दूसरा कहने का मतलब कि पहले स्थान पे आता है चाइना, दूसरे स्थान पे आता है इंडिया, दूसरे पे आता है इंडिया, तीसरे पे आता है अमेरिका, चौथे पे आता है इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, 4 देशों का कम से कम जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम निकलना है तो 4 तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सारे देश आ जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक लाइन गुजरती है भारत से जिसका नाम है IST। इसका जिक्र मैं आगे जब पढ़ाऊंगा, अक्षांश और देशांतर एक पूरा टॉपिक ही है, तो उसमें टाइम निकालना भी मैं बताऊंगा कि समय कैसे निकाला जाता है। किसी भी देश का समय आप कैसे निकाल लेंगे कि इंडिया में अगर 10 बज रहा है तो उस देश में कितना बज रहा होगा, बड़ा ही आसान होता है निकालना। तो एक हमारे देश में यह है टाइम का, जिसे बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय। देखिए इसको वीवीआई मान के आप इसे कहीं रख लीजिए आराम से, एग्जाम देने जाते समय जरूर देखिएगा इसे। ये आता है एग्जाम में कि कितने डिग्री देशांतर को, देखिए पूरे विश्व में देशांतर ही टाइम का निर्धारण करता है, कितने डिग्री देशांतर को भारत का समय रेखा निर्धारित किया गया है। तो देखिए भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें समझ में नहीं आया कि 82.5 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कैसे करेगी। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अभी मैं बताता हूं कि भारत से कैसे होकर गुजरती है। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने पृथ्वी बताया था, ये है, और ये अक्षांश रेखाएं हैं, यह है देशांतर रेखा। ऊपर से नीचे जो रेखाएं आ रही है ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है। तो देखिए यहां इंडिया है, ये इंडिया है। और मैंने एक बात बताया था कि ये अगर हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, तो 68 डिग्री वाली लाइन टच कर जाती है इंडिया में, और 97 वाली लाइन क्या होती है, बाहर निकल जाती है। मतलब इसमें से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर के जाती होगी।
अभी क्या बताया था कि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 97 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 68 डिग्री वाली जो लाइन है वो इंडिया में टच कर जाती है, और 97 वाली जो लाइन है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो बीच में 82.5 पड़ेगा कि नहीं, मतलब यहां पर आएगा कि नहीं 82.5, क्योंकि 68 से आप गिनना शुरू करेंगे तो ऐसे ही 69, 70, 71, 72 ऐसे आएगा, तो 82.5 कहीं ना कहीं आएगा। तो इसी लाइन को हम लोगों ने, मतलब ये बीचों बीच होने के चलते हम लोगों ने इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है, भारतीय मानक समय, और ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से, याद रखिएगा, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद में पड़ता है, तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और ये जो लाइन है 82.5 डिग्री, ये स्थापित किया गया है कहाँ, ये स्थापित किया गया है, सेट किया गया है। हमारा जो समय है 82.5 डिग्री, वो कहाँ स्थापित कर दिया गया है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिर्जापुर में। लेकिन ये जो रेखा है, ये जो 82.5 डिग्री ऊपर से नीचे आ रही है हुई, तो यहाँ पे कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों का नाम याद रखिएगा। भारतीय मानक समय गुजरती है, वो जो ऊपर से लाइन आ रही थी 82.5 डिग्री, वो तो 5 राज्यों से होके जाती, मतलब राज्यों से तो होके जाती होगी। हमारे समय को सेट किया गया है मिर्जापुर में, लेकिन ये जो लाइन है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये गुजरती है 5 राज्यों से, जिसमें आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, ध्यान में रखना है इसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे लंबा लैंड बॉर्डर किस देश के साथ लगी हुई है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ, तो बांग्लादेश। कितना है भाई, तो यह है 4096 किलोमीटर, लगभग 4100 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा, तो यह है किसके साथ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितना है, 106 किलोमीटर। इसे भी ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत की लगी हुई है 106 किलोमीटर। लेकिन स्वतंत्र भारत का अगर पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत की, मतलब जो भारत का एरिया स्वतंत्र है, जिस पे विवाद नहीं चल रहा है, तो स्वतंत्र भारत का सबसे छोटा सीमा किसके साथ लगा हुआ है, तो भूटान के साथ 799 किलोमीटर, मतलब 800 किलोमीटर लगा हुआ है। तो उसे याद रखना है। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, तो याद रखेंगे। आगे अब देखिए, ये जो हमारी आज की क्लास है, इस क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और आगे हम लोग
भारत का जो भौतिक विभाजन है, मतलब कि पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा टॉपिक है भारत में, भारत के भूगोल में, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आपका मानसून से प्रश्न पूछा जाता है। प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।